लेकिन जो इतना सारा समय उसका खराब हुआ, जो उसको ट्रायल को फेस करना पड़ा, जो उसको गाहे बेगाहे जेल में जाना पड़ा, जो उसकी समाज में छवि खराब हुई, इसका जिम्मेदार कौन? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी ने देखा होगा कि जब आपकी पत्नियां झूठा केस किया करती हैं तो उनका मकसद होता है आपको, यानी आप पति को, आपके साथ साथ आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उनको, रिश्तेदारों को, और यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति सलाह देने के लिए आता है। कई बार देखा होगा आपने कि जब आप पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो कुछ लोग आपको सलाह देते हैं, समझाते हैं कि झगड़ना ठीक नहीं है, परिवार को ठीक से चलाओ, थोड़ा सा एक दूसरे की बात को समझो और हर बात पर हाइपर मत हो। होता है ना ऐसा आप सभी के साथ भी? और ऐसा ही हुआ था इस केस में भी, जो कि पहुंचा है पटना हाईकोर्ट में। इस पत्नी ने भी क्या किया, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो व्यक्ति उनको सजेशंस दे रहा था, सलाहकार था, उसको भी ये पार्टी बना लेती हैं। और किस तरह से ये केस किस तरह के उतार चढ़ावों में पहुंचता है पटना हाईकोर्ट तक। और वो व्यक्ति जो कि सिर्फ सलाहकार था, वो किसी भी तरह से कहीं से भी इन परिवार में इस पत्नी के पति का रिश्तेदार नहीं था। और आपको पता है ना कि 498A की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल साफ तरह से कहती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पति या उसके परिवार के सदस्य हों और उन्होंने दहेज की मांग की हो और उससे संबंधित फिर उनकी उत्पीड़न हुई हो, यानी कि उस लड़की के साथ मारपीट हुई हो, अत्याचार हुए हो, तो उनके ऊपर 498A का केस दायर किया जा सकता है। लेकिन इसने धज्जियां उड़ा दी कानून की, और देखते हैं कि इसके साथ साथ और किन लोगों ने कानून का ध्यान ही नहीं दिया। तो आप भी अपने अपने केसेस में इस बात का ध्यान रखिएगा, FIR को ध्यान से पढ़िएगा, कंप्लेंट्स को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि इस तरह की गलती दोबारा किसी के केस में ना होने पाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए, ये बहुत ही अभूतपूर्व फैसला था। पटना हाईकोर्ट ने ये देखा कि इस पत्नी ने 498A और दहेज निषेध अधिनियम, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट की धारा 4 लगा दी थी अपने पति व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ। और ये व्यक्ति जो पहुंचता है पटना हाईकोर्ट में, आज हम सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होता है उसके साथ, कैसे जो ये पूरी की पूरी घटनाएं हैं, कैसे ये घटनाक्रम लेती हैं, कैसे करवटें बदलती हैं। खैर, यहां पर एक इम्प्यून्ड ऑर्डर होता है और जिसको कि अफर्म कर दिया जाता है। अब इम्प्यून्ड ऑर्डर में क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में एक केस पहुंचता है 498A और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो कि ट्रायल कोर्ट थे, उन्होंने सब चीजों को अच्छे से देखा, कॉग्निजेंस ली, पूरा का पूरा केस चला, ट्रायल चली। बहुत बार इस व्यक्ति को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पटना हाईकोर्ट में पहुंचे हैं, ये कई बार जेल भी गए और समाज में भी बदनामी हुई। मतलब बहुत सारी चीजें इनके साथ होती रही और ये ट्रायल को भुगतते रहे, परेशान रहे। और आखिरकार ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा सुना दी 498A IPC और सेक्शन 4 DP एक्ट के तहत, और दे दी इनको 3 साल की सजा और साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना भी, और कुछ डिफॉल्ट क्लॉज भी लगा दी। और इसी तरह से कुछ डिफॉल्ट क्लॉज भी लगा दी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 साल की भी लगा दी गई। इस फैसले के खिलाफ ये व्यक्ति परेशान होकर के पहुंचता है एडिशनल सेशन जज साहब समस्तीपुर के सामने। और यहां पर एडिशनल सेशन जज समस्तीपुर भी इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एज इट इज कंफर्म कर देते हैं, यानी कि कह देते हैं कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है
इस व्यक्ति के खिलाफ और जिसमें दोषी पाया गया है ये, और जो सजा रखी दी गई है और जो इनके ऊपर फाइन लगा है, उस सभी चीजों को बरकरार रखा। और इसके बाद ये व्यक्ति परेशान होकर के पहुंचता है पटना हाई कोर्ट में। यहां पर पटना हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को बरी कर दिया। खैर, समझते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो ट्रायल फेस किया बेचारे इस व्यक्ति ने, जो कि अपील में पहुंचे हैं यहाँ पटना हाई कोर्ट में, ये इनके खिलाफ सेक्शंस मेंटेनेबल ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये कई बार जेल गए हैं। और क्योंकि इनके ऊपर ये केस बनता ही नहीं था और उसके बाद भी इन्होंने इतनी सारी परेशानियां झेली हैं। ये व्यक्ति जो कि शिकायतकर्ता, जो इनकी कंप्लेनेंट है, जो इनकी बीवी हैं, उनके पति का किसी भी तरह से रिश्तेदार नहीं है, और जो कि 498 के तहत ये आवश्यक है। और यहाँ पर शिकायत जो की थी इस लेडी ने, शिकायतकर्ता ने, उस शिकायत को ध्यान से पढ़ा गया और उसके ऊपर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि उसमें ये पत्नी साफ साफ लिखती है कि ये अन्य आरोपी व्यक्तियों के सलाहकार है। इस बात को उन्होंने, शिकायत जो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिखी थी, उसके पेज नंबर 4 पे बहुत क्लियरली लिखा था कि ये व्यक्ति अन्य आरोपी व्यक्तियों का सलाहकार था। बहुत आलोचना की है हाईकोर्ट ने इस पूरे मुकदमे की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की। उन्होंने किस तरह से कॉग्निजेंस लिया उस बात की, एडिशनल सेशन जज साहब की, उन्होंने कैसे जो एक गलत ऑर्डर पास किया गया था नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के, कैसे उसको बरकरार रखा, कैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, कैसे इसमें कॉग्निजेंस ली गई। इन सभी बातों पर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि सारी बातों को देख करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस याचिकाकर्ता, यानी जो अपीलेंट है, जिसने अपील की है पटना हाईकोर्ट में जो पहुंचे हैं, इनके ऊपर ये क्रिमिनल केस जो है वो चलाया ही नहीं जाना चाहिए था। बल्कि जब कॉग्निजेंस लिया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने इस अपीलेंट के खिलाफ, उस समय पर शिकायत को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था, एफआईआर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था, गहन अध्ययन करना चाहिए था। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सावधानी नहीं बरती, शिकायत को ठीक से नहीं पढ़ा। और यही बहुत सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जब भी किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई भी केस आता है तो कॉग्निजेंस लेते समय पहले शिकायत को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, पहले उस पूरी की पूरी एफआईआर को पढ़ना जरूरी है। और ये सब कहते कहते कह दिया पटना हाईकोर्ट ने कि इस व्यक्ति को बरी किया जाता है, और बरी करने के बाद ये भी कहा कि बेल बॉन्ड देने की कोई भी जरूरत नहीं है इस व्यक्ति को, क्योंकि अब ये अक्यूज नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब और एडिशनल सेशन जज साहब, इन दोनों के ऊपर जुर्माना लगाया और कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी और एडिशनल सेशन जज साहब भी 100 रुपया देंगे। यहां पर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या उस व्यक्ति ने, जिसने इतने सालों तक बिना किसी जुर्म के, उसके ऊपर कोई केस चलना ही नहीं था, बिना बात के उसके ऊपर जुर्म लगाया गया, दोष उसके ऊपर लगाया गया, वो उसको ट्रायल को फेस करना पड़ा, न जाने कितना मानसिक ट्रॉमा उसने सहा होगा, समाज में कितनी उसकी छवि धूमिल हुई होगी, तो क्या ये जो पेनल्टी दी गई है 100 रुपए का, आप लोग बताइएगा जरूर कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही जज साहब ने ये कहा, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने ये कहा कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ये ऑर्डर पास होता है, 18 अप्रैल 2024 का भी हाल फिलहाल का ये ऑर्डर है, 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों जजेस को ये पैसा जमा करना होगा। और साथ ही जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि ये जो राशि तय की गई है ये एक टोकन अमाउंट है कंपनसेशन का,
क्योंकि जो मेंटल अग्नि, जो ट्रॉमा सहा है इस व्यक्ति ने, अपीलेंट ने, और समाज में जिस तरह से इसकी छवि धूमिल हुई है, उसके सामने ये कंपनसेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन उन सब चीजों को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको एक टोकन अमाउंट की तरह रखा जा रहा है। और ये टोकन अमाउंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये कॉग्निजेंस लेते वक्त, जुडिशियल इंक्वायरी करते वक्त, ट्रायल करते वक्त इनको इस बात की याद रहे कि इनको हमेशा कॉग्निजेंस लेते समय कंप्लेंट और एफआईआर के ऊपर सावधानी बरतनी है, अच्छी तरह से देखना पड़ना है, क्योंकि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अच्छी तरह से कंप्लेंट को पढ़े, एफआईआर को पढ़े, तभी जाकर के वो कॉग्निजेंस लें। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, संबंधित न्यायिक अधिकारियों को यह याद दिलाने के लिए मुआवजे की राशि तय की गई है कि संज्ञान लेने से पहले और न्यायिक जांच और परीक्षण के दौरान भी सभी अदालतों का ये बाध्य और अनिवार्य कर्तव्य है कि वो शिकायत को ध्यान से देखें और फिर संज्ञान लें। इसके अलावा जस्टिस पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो बेचारा अपीलेंट है, ये इसका अन्यायपूर्ण हिरासत जो हुई है, यानी कि जो अनजस्टिस हुई है इनके साथ, जो एक जेल के अंदर रहे हैं, उन सभी चीजों को नापा नहीं जा सकता। उनकी कंपनसेशन जो है वो सोची नहीं जा सकती कि कितनी ज्यादा इसको परेशानी हुई है। लेकिन ये जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, इनको 100 रुपए का भुगतान करना होगा। और साथ ही साथ जस्टिस ने ये कहा कि वर्तमान मामले में नीचे की दोनों अदालतों के, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत जिसने इस याचिकाकर्ता को सजा सुनाई 3 साल की, और साथ ही साथ 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत, और वो एडिशनल सेशन साहब जिन्होंने इस सजा को बरकरार रखा जब ये ऊपर पहुंचे थे इस सजा के फैसले के खिलाफ। तो जस्टिस पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में नीचे की दोनों अदालतों के ढुलमुल रवैये के कारण याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा, आघात और सामाजिक बदनामी के आधार पर मुआवजे का आकलन नहीं किया है। और साथ ही ये सब कहते कहते इस अपीलकर्ता को सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के केस जो कि बनता ही नहीं था उस पर, इसीलिए उसके लिए बरी किया गया। और साथ ही ये कह दिया गया कि इसमें बेल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है। और आखिर में मैं आप लोगों को बता दूं, इस केस का टाइटल है सुनील पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और आदेश सुनाया गया है इसके अंदर। बहुत ही प्यारा ये जजमेंट आया है 18 अप्रैल 2024 को। लेकिन आप इस पूरी बात को सुन करके, हालांकि इसमें जस्टिस हुआ है एक तरह से कि जो केस नहीं बनता था उसमें उसको बरी कर दिया, लेकिन जो इतना सारा समय उसका खराब हुआ, जो उसको ट्रायल को फेस करना पड़ा, जो उसको गाहे बेगाहे जेल में जाना पड़ा, जो उसकी समाज में धवी खराब हुई, इसका जिम्मेदार कौन? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या आपको ये जो ऑर्डर है उचित लगता है? क्या ये जो जुर्माना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए और एडिशनल सेशन जज साहब के लिए जो किया गया है 100 रुपए का, आप क्या कहते हैं? अपने विचार जरूर रखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि जब पत्नियां 498A का केस किया करती हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालें। वो नहीं देखती कि किस किस का नाम वो लिख रही हैं। डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ पति और उसके रिश्तेदारों की बात कहता है, लेकिन ये पति और रिश्तेदारों की बात तो दूर, उसके दोस्तों को, पड़ोसियों को, सलाहकार और न जाने किन किन लोगों को शामिल कर लिया करती हैं। वो उस समय ये नहीं सोचती कि जब वो इन चीजों को साबित नहीं कर पाएंगी या जिसको वो अक्यूज बना रही हैं जब वो बरी होगा तो उनका क्या हश्र होने वाला है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।